नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वैम्पायर डायरीज का सीजन 7 का एपिसोड नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पे हम रखते हैं 500 लाइक्स का। अगर 500 लाइक्स हो गए तो मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड कर दूंगा जैसे 500 लाइक्स होंगे। और गाइज इस जो सीजन 7 में दो टाइमलाइन चलती हैं, एक फ्यूचर टाइमलाइन और एक प्रेजेंट टाइमलाइन, दोनों को मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं सीजन 7 का एपिसोड नंबर 1। पहला सीन हम ब्रुकलिन न्यूयॉर्क का देखते हैं, आज से 3 साल बाद का। वहां पर हम देखते हैं कि स्टेफन की हालत खराब है और एक सुनसान एरिया में आ जाता है और एक कॉफिन को खोलता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। और कॉफिन के अंदर हम देखते हैं डेसिकेटेड बॉडी है डेमन की, उसे ब्लड पिलाता है और कहता है डेमन तुझे उठना होगा। और वहां पर हम देखते हैं डेमन एकदम उठ जाता है और ये कुछ बुरा होने वाला है फ्यूचर में। अब फिर हम अगला सीन प्रेजेंट टाइम का देखते हैं, जहां पर कैरोलाइन बैठ के डायरी एंट्री लिखने लग रही है अलीना के लिए और वो बताती है हर एक मोमेंट के बारे में। पहले बताती है अलारिक का डिप्रेशन से हालत खराब हो रही थी तो डेमन ने जिम्मा लिया उसका ध्यान रखने का। और डेमन ने अपने स्टाइल में उसको किडनैप करके यूरोप ले गया एक ट्रिप के लिए जिसमें उसका ध्यान रख रहा है। तो अलारिक का ध्यान डेमन रख रहा है, डेमन का ध्यान बानी रख रही है और बानी का ध्यान कौन रख रहा है ये किसी को भी नहीं पता। और ये बताने के बाद बताती है मैट एक तरह से अगले हफ्ते इंस्पेक्टर बन जाएगा। और जैसे वो इंस्पेक्टर बन जाएगा तो मैं सोच रही थी कि काश कि मेरी मॉम भी यहाँ पर होती, वो इसको देख के बहुत ज्यादा प्राउड होती। और पूरे जो सिटी काउंसिल ने मेरे मॉम के नाम पे एक बेंच रखा पार्क के अंदर जिस पे आके मैं बैठ चुकी हूँ और मुझे बहुत ज्यादा उनकी याद आ रही है और मैं अपने आप को भुलाना चाह रही हूँ बट भुला नहीं पा रही हूँ। और ये बोलने वो सोचती है किसके बारे में और लिखूं अलीना को। और तभी हम देखते हैं वहां पर स्टेफन आ जाता है और बोलता है क्या लिख रही हो वैसे, बट मुझे तुमसे क्वेश्चन पूछना था कि आसपास के एक हॉस्पिटल से ब्लड बैग्स गायब हैं। और ये बोलने के बाद कैरोलाइन बोलती है ये तो मैं अलीना के लिए लिख रही हूँ बट ब्लड बैग किस लिए गायब है, शायद तुम्हारी मॉम ने तो नहीं चुराए हैं। और ये कहने को बोलता है हाँ शायद हो सकता है। और इसी मोमेंट पे कैरोलाइन बोलती है अच्छा तुम अपने भाई के बारे में कुछ बताओ, क्या हाल है उसके। और ये कहने के बाद स्टेफन एकदम हैरान हो जाता है और बोलता है कैरोलाइन तुम तो उससे नफरत करती हो, तुम उसके बारे में जानना क्यों चाहती हो और शायद तुम मेरे थोड़ा अटेंशन चाहती हो बात करने के लिए कोई टॉपिक। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है ऐसी तो कोई बात नहीं है। और तभी स्टेफन पूरी बात समझता है, साइड में आके बैठता है और बोलता है कि जितना तुम्हें टाइम चाहिए तुम लो, अपने आप कंफर्टेबल फील करो, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं इस टाइम के बाद, तब तक हम सिर्फ फ्रेंड्स रहेंगे। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि कैरोलाइन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और स्टेफन वहां से उठ के चला जाता है। फिर वहीं पार्क में हम एक और को देखते हैं जो डायरी एंट्री लिख रही है और कह रही है कि ये जगह मेरे घर जैसी बिल्कुल भी नहीं है जहां से मैं आई हूँ और ये बहुत ही ज्यादा अजीब जगह है। 3 चीजें तो श्योर है, यहाँ का खाना एकदम जहर जैसा है, दूसरा यहाँ की हवा एक तरह से बिल्कुल पॉल्यूटेड है जैसे प्लेग हो, और तीसरा बोलती है यहाँ पर हर किसी को जानना है कि दूसरा क्या कर रहा है। और ये कहते हुए वॉक कर रही थी रोड पे और उसको एक गाड़ी टक्कर मारती है और वो जमीन पे गिर जाती है और मर जाती है। ये देख के हम देखते हैं गाड़ी से 2 लोग उतरते हैं और डर जाते हैं कि कैसे मर गई है। बट हम देखते हैं वो लड़का जो गाड़ी के अंदर था बोलता है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे जेल नहीं जाना है। और वो दोनों उसको छोड़ के वहीं से भाग जाते हैं। तभी हम देखते हैं वो लड़की मरने के बाद भी होश में आ जाती है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिखाई देती है। फिर हम देखते हैं वो लड़की अपनी फैमिली के बारे में बताने लगती है और कहती है लिली हमको यहाँ पर ले आई है, अबेंडेंट हाउस में रखने लग रही है जिससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मेरे दोस्त जैसे कि बो, नोरा, मैरी लुइस, ये सब मेरे दोस्त है। हाँ, लिली का पेट मेलकम, उसको कैसे भूल सकती हूँ। और वो सारे लोग वहां पर एक एक सिप पे जी रहे हैं और इससे सब लोग इरिटेटेड दिखते हैं। जहां पर लिली उनको सर्व कर रही थी एक एक कप ब्लड और जिससे बहुत ही ज्यादा अनसेटिस्फाइड थे और वो बाहर जाके हंट करना चाहते थे और लिली उन्हें वो नहीं करने दे रही थी। और इसे पता चलता है जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है वो कोई और नहीं, लिली की ग्रुप की मेंबर है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद नोरा और मैरी वहां पर बैठे हुए थे और वहां पर आती है लिली और कहती है कुछ टाइम के लिए बाहर जा रही है और उसे किसी से मिलने के आना है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं नोरा और मैरी दोनों गुस्सा हो जाती हैं और कहते हैं हमको क्यों आजादी नहीं है बाहर जाने की और क्या तुम हमसे उतना प्यार नहीं करती हो जितना पहले करती थी। और ये कहने के बाद लिली बोलती है तुम्हें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, तुम्हारे भले के लिए है और तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए कुछ टाइम के लिए और तुम कोई अटेंशन खड़ा ना करो। लास्ट टाइम किया था 100-150 साल हम अंदर रहे थे प्रिजन वर्ल्ड के, हमें फिर से वो नहीं करना है। और तभी हम देखते हैं बाहर से वैलेरी आ जाती है जिसके सर पे चोट लगी थी, जिसका एक्सीडेंट हुआ था। और ये देख के सब लोग टेंस हो जाते हैं उसको हुआ क्या, और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिखाई देती है और कहती है कि कुछ टीनेजर ने मुझे टक्कर मार दी, मुझे रोड पे मरा छोड़ के वहां से भाग गए, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं मैरी और नोरा भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं इस मोमेंट पे और बोलते हैं कि तुमने कुछ क्यों नहीं किया, डोंट वरी, अब तुम हमारे फैमिली के पास आ चुकी हो, हम कुछ कर सकते हैं। बट हम देखते हैं लिली उसको ये सलाह नहीं देती है और कहती है चलो तुमने अपने गुस्से पे कंट्रोल किया, तुम बेटर होती जा रही हो और तुम बेटर हो जाओगी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वैलेरी को बहुत गुस्सा आता है और वहां से चली जाती है। और अब हम देखते हैं उसकी दोस्त नोरा और मैरी को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था।
अब फिर हम देखते हैं गैरेज के पास वही बंदा जिसने टक्कर मारी थी वो खड़ा था, और पीछे से नोरा और मैरी आके उसका सर फोड़ देती हैं और कहती है यही था ना वो बंदा। और हम देखते हैं उस बंदे की गर्लफ्रेंड डर के वहां से भागने लगती है, और तभी सामने से वेलेरी आ जाती है और उसको देख के बोलती है तुम तो मर चुकी थी ना। और ये कहने को वेलेरी को गुस्सा आता है और कहता है हाँ कुछ लोग समझते हैं मैं मर जाती हूँ बट मैं मरती नहीं हूँ। और ये कहने को उस पर अटैक करती है। उस मोमेंट पे नोरा और मैरी उसको पकड़ लेती हैं और ऐसे करके वो दोनों को मार डालते हैं जान से। तभी हम देखते हैं नोरा बोलती है कि शायद लिली को पता चलेगा तो गुस्सा करेगी, और ये कहने के बाद मैरी बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, हम हेरेटिक्स है, हमारा काम ही है, क्या हम एक तरह से सबसे ताकतवर जीव होने के बाद ये सब सहेंगे। और ये कहने के बाद उसके साथ सेल्फी लेती है उसकी मरी हुई लाश के साथ, और वो देखने के बाद वेलेरी बोलती है ये क्या कर रही हो, तो बकवास है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि नोरा बोलती है यही तो खासियत है खूबसूरत होने की। और ये देख के हम देखते हैं वेलेरी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वहां पुलिस पहुंच जाती है और वहां पर पहुंच जाता है स्टेफन और मैट भी, और देखते हैं दोनों लाशें उल्टी टंगी हुई हैं और खून बहने लग रहा है। और ये देख के स्टेफन हैरान है कि ये किया किसने है। अब फिर स्टेफन और मैट पहुंच जाते हैं सैल्वाडोर हाउस के अंदर, और जाने के बाद हम देखते हैं डेमन को कॉल मिलाते हैं और बताते हैं कि हेरेटिक ने एक और कत्ल किया है एक तरह से, और ये लिली नहीं हो सकती है क्योंकि बहुत ही खतरनाक तरीके से किया है, तो पक्का वही होंगे वो साइकोपैथ लोग। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है अगर तुम इतने श्योर हो तो कोई कदम लो ना। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ मैं कदम तो लेने वाला हूं बट मुझे अलारिक से बात करनी है, उससे बॉम्ब बनाना सीखना है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अलारिक को फोन लेता है और विवेन बॉम्ब बनाने की कोशिश करते हैं वो लोग। उसी उन पर हम देखते हैं अलारिक बोलता है थोड़ी देर में कॉल करता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं ढंग से कैसे बॉम्ब बनाना है, अभी मुझे कहीं जाना है। और ये कह के वहां से चला जाता है। और हम देखते हैं फोन कट करने के बाद डेमन एक तरह से अलारिक का ग्लास लेता है जो इसमें ड्रिंक थी और पीने लगता है, और कहते हैं ऐसा ड्रिंक तो मैंने कभी पहले नहीं देखा। और तभी हम देखते हैं बानी टेस्ट करती है उस ड्रिंक को और कहती है ये ड्रिंक नहीं है बेवकूफ, ये टी है, और वो टी पी रहा है तब से। और ये कहने के बाद बोलता है टी क्यों पी रहा है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं उनको शक होने लगता है अलारिक पर। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं न्यूयॉर्क में पहुंच चुकी थी लिली, और पहुंचने के बाद मिलती है एंजो से, और एंजो से बोलती है सॉरी मैं तुझे फैमिली के साथ नहीं रख सकती हूँ क्योंकि तुम बाहर घूमोगे, उनको घूमने नहीं दूंगी मैं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, उनको बुरा लगेगा। और ये कहने के बाद एक फोटो दिखाती है और बोलती है कि तुम्हें मेरे लिए ये ढूंढना पड़ेगा, ये क्रिस्टल स्टोन कुछ टाइम तक तो म्यूजियम में था और कुछ टाइम से गायब हो चुका है, इसकी हमको सख्त जरूरत है। और ये कहने के बाद एंजो बोलता है पहली बात तो तुम मुझसे काम कराने आई हो और ये क्या मैटर करता है तुम्हारे लिए स्टोन। और ये कहने के बाद बोलती है ये मैं बता नहीं सकती हूँ बट एज अ फैमिली तुम्हें करना होगा हमारी फैमिली के लिए। और ये कहने के बाद एंजो बोलता है तुम मुझे अपनी फैमिली समझती हो क्या, अपने बेटों को तो अपनी फैमिली समझानी है। और ये कहने के बाद एंजो बोलती है प्लीज तुम उस बात को फिर से मत लाओ एंजो, मैं तुम्हें अभी भी फैमिली समझती हूँ और तुम्हें ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है और तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, तुम इसे क्यों ढूंढ रहे हो, सिर्फ इसको ढूंढना है तुम्हें। और ये कहने को उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। फिर हम अगला सीन देखते हैं सैल्वाडोर हाउस का, जहां पर अब स्टेफन वो बॉम्ब तैयार करने लग रहा है और वहीं पर कैरोलिन आती है और कैरोलिन से बोलता है प्लीज इसे टच मत करना और तुम बताओ क्या इन्फॉर्मेशन लाई हो। तभी कैरोलिन बोलती है मैं पता करके आई हूँ घर के अंदर वो सारे हेरेटिक है, तुम्हारी मॉम नहीं है और एंजो भी नहीं है। और ये कहने के बाद बोलता है चलो तो फिर प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। और ये कहने के बाद कैरोलिन बोलती है ना तुम बिल्कुल मत जाओ, वो तुम्हारे पुराने एशियन 1903 वाले घर में रहे हैं, तुम्हारी इतनी सारी फोटो देखूंगी तुम्हें 2 मिनट में पहचान लेंगे, इससे बेटर है कि मैं जाती हूँ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कैरोलिन जाने के लिए तैयार थी। अब फिर हम कैरोलाइन को देखते हैं जो सीधा चली जाती है हेरेटिक के घर पर और ऐसे एक्साइटेडली एक्ट करती है कि वेलकम टू मिस्टिक फॉल्स ये वो, और जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश करती है। और ये देख कर उनमें से कोई भी ज्यादा खुश नहीं दिख रहा था, बट ये सारा प्लान था कैरोलाइन का। कैरोलाइन आगे से घुसती है, बोलती है हमारे यहाँ पर ट्रेडिशन है फ्लावर्स देने का, तुम नहीं आए यहाँ पर, बड़ी अच्छा घर है तुम्हारा देखा जाए तो। और उससे कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं था। और हम देखते हैं पीछे वाले दरवाजे से मैट घुस चुका है बॉम्ब फिट करने के लिए, और वहां पर वो बॉम्ब वाला रखता है सेट और वहां पर गैस लीक कर देता है। और ये करने के बाद हम देखते हैं कि वो पीछे से निकल जाता है और सामने से कैरोलाइन उसकी आवाज को छुपाने के लिए चीजें गिरा देती है और ऐसे एक्ट करती है कि उसने सब कुछ गलती से किया है। और ये करने के बाद वहां से जाने का ट्राई करती है। और तभी हम देखते हैं सामने से फिर मैट आ जाता है और बोलता है कैरोलाइन चलते हैं हम यहाँ से, क्योंकि 30 सेकंड का टाइमर ही बचा था। 1 मिनट का टाइमर लगाया था उन्होंने पहले, बट 30 सेकंड बचे थे। तभी हम देखते हैं उनमें से एक हेरेटिक उसे रोक लेती है और कहती है मुझे तुम्हारी जैकेट चाहिए, मुझे अच्छी लग रही है। और तभी हम देखते हैं वो कंपेल करने की कोशिश करती है, बट उन्हें ये नहीं पता कि कैरोलाइन भी एक वैम्पायर है। तभी हम देखते हैं कैरोलाइन अपनी जैकेट उतार के दे देती है, बट दूसरी लड़की फिर उसे कंपेल करती है कि तुम बताओ वो कितनी अच्छी लग रही है इस जैकेट में। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो टाइमर कुछ ही सेकंड का बचा था। और तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक को शक होने लगता है और कहते हैं ये स्मेल कैसी है, उन्हें गैसोलीन की स्मेल आने लगती है। और ये देखते कैरोलाइन वहां से भाग जाती है और जैसे वो भागती है वहां पर एक बड़ा धमाका होता है और सारे हेरेटिक शायद घायल हो जाते हैं। अब फिर हम अगले सीन में अलारिक को देखते हैं। अलारिक एक साइकिक के पास जाता है और वो स्टोन दिखाता है किसी तरह का, और ये वही स्टोन था जो लिली ढूंढ रही थी। तभी हम देखते हैं ये होने के बाद वो साइकिक बोलता है स्टोन से क्या मतलब है तुम्हारा।
और तभी वो एक रिंग दिखाता है और बोलता है ये मेरी वाइफ की रिंग है और मुझे उससे कांटेक्ट करना है एक तरह से उसकी आत्मा से और बताना है कि स्टोन मेरे पास है। तभी हम देखते हो बंदे को रिंग थमाता है और रिंग थमाते बंदा बोलता है कि तुम अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तुम्हारी बॉन्डिंग अच्छी थी। और ये सारी बात सुनने का रिक को गुस्सा आता है, वो एकदम मारता है टेबल पे और उसकी गर्दन पकड़ने लगता है और बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, हर कोई तुम जैसा झूठ बोलता है साइकिक, मैं तुमसे पहले कितनों के पास जा चुका हूँ, ये रियल रिंग नहीं है, रियल वाली तो पहले वाला चुरा के भाग गया था और तुम ये सब टाइम पास करते हो लोगों की फीलिंग के साथ। और ये कहने पर उसे मारने लगता है और ये पता करने के बाद हम देखते हैं कि अभी भी वो जो के प्यार से निकला नहीं था। फिर वही हम देखते हैं बानी और डेमन ढूंढने के लिए निकल चुके थे उस अलारिक को, बट वो कहीं नहीं मिल रहा था। और एकदम बानी बोलती है मैंने इसको यहीं पर तो देखा था, बट डेमन बोलता है तुम इतनी स्लो चलती हो ना, तुमने ध्यान नहीं दिया को कहाँ गया वो। और ये कहने के बाद बानी को गुस्सा आता है और बोलते तुम मुझ पे शक कर रहे हो, तुम एक बंदे के साथ ड्रिंक कर रहे हो और पता चल रहा है कि वो ड्रिंक नहीं कर रहा, चाय पी रहा है और तुम्हें ड्रिंक करवा रहा है, तुम इतना भी ध्यान नहीं दिया। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ ये तो शायद मेरी गलती हो सकती है। और तभी हम देखते हैं जिस रोड पे वो खड़े थे वहां से पीछे से एक गाड़ी आ रही थी जो डेमन देख पा रहा था, बट वो फिर भी हेल्प नहीं कर रहा था बानी की। बट एट द राइट मोमेंट वो हटा देता है बानी को और ये देख के बानी खुश हो जाती है और कहती है थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए। और तभी डेमन कुछ नहीं बोलता है और ये देख के बानी को शक होता है और रोड पे जाके देखती है कि दूर से गाड़ी आती हुई दिख पा रही थी, बट डेमन ने उसकी जान नहीं बचाई। और तभी उसको गुस्सा आता है और बोलते तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, 3 सेकंड अगर तुम लेट होते तो मैं मर जाती। और ये कहने पर डेमन बोलता हाँ मैंने नहीं बचाई, बट मैं क्या करूं, पहला सेकंड में सोच रहा था अलीना मेरे पास होगी, दूसरे सेकंड में सोच रहा था कि मैं अलीना को किस कर रहा हूं, बट तीसरे सेकंड में सोचा कि मुझे तुम्हारी एज अ फ्रेंड जान बचानी चाहिए और मुझे मेरे लव अलीना के पास जाने में ज्यादा खुशी होगी। और ये कहने के बाद बानी बोलती है इसका मतलब क्या है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और तुम मुझे मारने की कोशिश करते रहोगे, बेटर है मैं ऐसे अकेली चली जाऊं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं डेमन सॉरी बोलता है। तभी बानी बोलती है मुझे पता है तुम्हें अलीना की बहुत ज्यादा याद आ रही है, बट इसका मतलब नहीं कि तुम मुझे मारने की कोशिश करो, अलीना को मैं भी वेट करी और तुम्हें देख के मुझे सिर्फ अलीना की याद आती है, तो इस तरह से हमको टाइम काटना ही होगा और कुछ टाइम बाद अलीना आ जाएगी जैसे ही मैं मर जाऊंगी बूढ़ी होकर। और ये कहने के बाद बोलती है मेरे पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था तुम्हें झेलने के सिवाय। और ये कहने के बाद हम देखते हैं डेमन बहुत ही ज्यादा शांत हो जाता है। फिर हम देखते हैं लिली न्यूयॉर्क से वापस टाउन की तरफ बढ़ रही थी और उसके पास आता है स्टेफन का फोन। स्टेफन बोलता है कि तुम लकी हो कि तुम उस घर के अंदर नहीं थी जिसको हमने उड़ा दिया और तुम्हारे हेरेटिक तो जा चुके हैं, तुम इस टाउन से जल्द चली जाओ, ये तुम्हारे लिए बेटर एडवाइस है। और ये सुनने के बाद लिली हैरान थी और बोलती तुम क्या सोचते हो हेरेटिक्स है वो, इतने सालों से जिंदा रहते हैं इतनी सारी सिचुएशंस में, वो एक बॉम्ब से मरेंगे, वो नहीं मरने वाले हैं, बेटर एडवाइस दो एज अ मदर, तुम टाउन छोड़ के भाग जाओ, बेटर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहां से भाग जाओ। और ये सुनने के बाद अब स्टेफन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं पुलिस वालों को ग्रेजुएशन हो रहा था एक तरह से, जहां पर मैट को उसका एक तरह से बैच मिलने वाला था और वहां पर कैरोलाइन भी आ चुकी थी जो बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। पर तभी हम देखते हैं इस इवेंट के ऊपर हेरेटिक्स पहुंच जाती है, नोरा और मैरी जो एक तरह से एक लेस्बियन कपल है जो हाथ पकड़ खड़े थे। और वहां पर मैरी को थोड़ी हेजिटेशन हो रही थी, बट नोरा बोलती है कि 21st सेंचुरी यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है। और तभी हम देखते हैं पीछे से वेलेरी आ जाती है और बोलती है ये सब चीजें बाद में करेंगे, पहले अपने रिवेंज पे फोकस करते हैं। और तभी वो स्पेल करना स्टार्ट करते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि मैट को अपना बैच मिलता है जिसको देख के बहुत ज्यादा खुश था और वहां पर कैरोलाइन भी उसके लिए बहुत ज्यादा खुश थी। वहीं पर हम देखते हैं वाटर स्प्रिंकलर्स अपने आप ऑन हो जाते हैं और हर जगह पानी हो जाता है, कुछ लोग हंसने लगते हैं इस मेल फंक्शन को देखकर। और तभी हम देखते हैं वेलेरी उसमें सब में आग लगा देती है पानी में, जिससे कि चारों तरफ आग ही आग थी। और इस सीन में बहुत सारे लोगों की मौत हो रही थी जलकर और इसी मोमेंट पे आके सारे हेरेटिक्स ने अटैक कर दिया था उन लोगों पर और सब लोगों को एक एक करके मारने लग रहे थे। वहीं पर हम देखते हैं स्टेफन भी पहुंच चुका था और वॉर्न करने वाला था एक तरह से कैरोलाइन को, बट वो लेट हो चुका था। बट वो दूसरों को हेल्प करने जाता है, उन दोनों को बचाने की कोशिश करता है, बट हेरेटिक्स ने लगभग लोगों को वहां पर मार दिया था। वहीं पर हम देखते हैं स्टेफन पे भी एक हेरेटिक अटैक कर देता है और नोरा और मैरी तो सीधा कैरोलाइन को पकड़ते हैं, उस पर माइंड अटैक्स करते हैं और उसको जमीन पे गिरा देते हैं। और तभी हम देखते हैं बीच में आ जाती है लिली चिल्लाते हुए कि इट्स इनफ, तुम जो कर रहे हो सबसे बेकार है, मैंने क्या कहा था तुमसे करने के लिए, मैंने इस फैमिली को बचाने के लिए सब कुछ किया और तुम ये सब नहीं करोगे। और ये कहते सारे हेरेटिक्स चुप हो जाते हैं और लाइन बना के एक तरफ चलने लगते हैं। और हम देखते हैं कि लिली उनको गाइड करते हुए वहां से लेकर चली जाती है और वहां पर लगभग लोगों की मौत हो चुकी थी और मैट को बहुत बुरा लग रहा था कि उसका पूरा बैच बढ़ चुका है सिवाय उसके। फिर हम अगला सीन देखते हैं सैल्वाटोर हाउस का, जहां पर अभी स्टेफन और कैरोलाइन पहुंचते हैं और कैरोलाइन बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई देती है और बोलती है हेरेटिक्स मरते नहीं है क्या, मैट का पूरा बैच मर गया, उनको एक तरह से एक दिन भी ऐसे इंस्पेक्टर निभाने का मौका नहीं मिला और ऐसा कैसे हो सकता है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि स्टेफन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था इस सिचुएशन को और बोलता है इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बट तुम मेरा एक तरह से स्प्लिंटर, एक तरह से लकड़ी का टुकड़ा गले में अटका हुआ निकालोगी,
तभी हम देखते हैं वो निकालने लगती है और तभी स्टेफन बोलता है शुक्र है कि यहाँ पर डेमन नहीं था, वरना हालात और बेकार हो जाते। मुझे लगता है कुछ डील करनी पड़ेगी लिली के साथ जिससे कि ये सारी चीजें रुक सके, क्योंकि अगर हमने उनसे वॉर छेड़ी तो शायद पूरा टाउन ही ना बचे। और ये कहने के बाद टेंस हो जाते हैं और शायद स्टेफन कुछ करे अब आगे। फिर हम देखते हैं लिली और स्टेफन के बीच डील हो जाती है पूरे मिस्टिक फॉल्स की। मिस्टिक फॉल्स के लोगों को जान बचाने के लिए स्टेफन डील करता है कि पूरे मिस्टिक फॉल्स के लोगों को कहीं और शिफ्ट कर देंगे और वहां पर पूरे हेरिटिक्स रह सकते हैं, जिससे कि उनके बीच में कोई कॉन्टेक्ट ना हो। बट अगर कोई मिस्टिक फॉल्स में आया तो हेरिटिक्स उस पर अटैक करके उसको मार डालेंगे। यहां तक कि डील हो चुकी थी कि सब लोग मिस्टिक फॉल्स खाली कर देंगे और वहीं पर ये न्यूज स्प्रेड की गई कि एक तरह से यहाँ पर एक अंडरग्राउंड फायर स्टार्ट हुई जिसकी वजह से सब लोग मर गए थे और ऊपर से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज्यादा है तो यहाँ पर लोग रह नहीं पाते हैं। ऐसी बैकअप स्टोरी क्रिएट की जिससे लोगों के बिजनेस बंद हो गए और पूरे टाउन को क्लोज कर दिया गया। और वहां पर हम देखते हैं सब लोग वहां से अपने बिजनेस घर सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं और कैरोलाइन और स्टेफन घर घर जाकर उनको कंपेल करके कि टाउन छोड़ के चले जाओ ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद सब लोग एक एक करके वहां से टाउन से बाहर जाते जा रहे हैं और ये देख के हम देखते हैं स्टेफन भी खुश नहीं था और ना ही कैरोलाइन खुश थी और मैट तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और वो उनसे नफरत करने लगा था। बट इसमें उसका कोई भी काम नहीं था और कुछ कर भी नहीं सकता था इस सिचुएशन में। तभी पता चलता है सबसे बड़ा सेक्रीफाइस तो स्टेफन ने किया है, क्योंकि स्टेफन ने अपना पूरा घर एक तरह से हेरिटिक्स के लिए दे दिया है जिसमें वो रहने वाले हैं और वो सब घर छोड़ के जा चुका था स्टेफन। उनके घर पे पूरा हेरिटिक्स का राज था, जिससे मुझे पर्सनली स्टेफन के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि उसका घर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। फिर हम कैरोलाइन को देखते हैं जो अपनी मॉम के टैग को जो बेंच पे लगा हुआ था उसको निकालने के लिए जाती है और देखती है एंजो सेम चीज कर रहा है और बोलती है एंजो तुम ये क्यों कर रहे हो, ये तो मेरी मॉम का है और मैं अपने पास रखूंगी। तभी हम देखते हैं एंजो बोलता है इसीलिए तो मैं ला रहा था। और ये कहने के बाद कैरोलाइन को गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम एक साइड चूज कर रहे हो, ये टाउन तुम्हारी वजह से खाली हुआ है। और एंजो बोलता है इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने क्या कर दिया। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ तुमने कुछ किया ही तो नहीं, तुम एक साइड पे नहीं हो, कभी हमारी साइड रहते हो कभी लिली की साइड रहते हो, शायद वो लोग तुम पे ट्रस्ट नहीं करते हो ना ही हम करते हैं। और ये कहने के बाद उसका बैच लेती है अपनी मॉम का जो टैग था और वहां से चली जाती है और एंजो को थोड़ा बुरा लगता है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं स्टेफन एक तरह से मिस्टिक ग्रिल्स का बार खाली कर रहा था और वहां पर ड्रिंक भी कर रहा था, थोड़ा इरिटेटेड था। उसके पास डेमन का कॉल आता है और डेमन पूछता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है वैसे मिस्टिक फॉल्स में। बोलते कुछ नहीं, तू ट्रिप से वापस आ तब बताता हूँ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि सामने से गेट खोलता है और बोलता है मैं तो वापस आ चुका हूँ बट तू मुझे बताएगा हमारे घर में और लोग कौन रह रहे हैं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि डेमन एक सरकास्टिक स्माइल देता है, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। फिर डेमन बोलता है हम टाउन क्यों खाली कर रहे हैं, उन सबको मार देते हैं ना। और ये कहने के बाद बोलता है नहीं यार हम उनको मार नहीं सकते हैं, एक तरह से हेरेटिक है बहुत पावरफुल है, ऊपर से हमने मैट को भेजा था मारने के लिए। और ये कहने के बाद डेमन बोलते तुमने मैट को भेजा था मारने के लिए और क्या तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो उससे। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है तू समझ हमने डील कर दी है, इतने सारे लोगों की पहले मौत हो चुकी है, हम और लोगों को नहीं मरवा सकते हैं। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है अच्छा तो अगली बार मेयर के लिए क्यों नहीं लड़ता एक तरह से इलेक्शंस, वैसे भी कोई बंदा बचा नहीं होगा इस टाउन में तेरे लिए जो वोट करे। और ये कहने के बाद बोलता है मैंने सब लोगों के लिए किया है, बेटर है। और तभी डेमन बोलता है तू इस लोगों की क्यों चिंता करने लगा, तू कौन सा यहाँ का मेयर बन चुका है, तुझे परवाह क्यों है। शायद ये कैरोलाइन का आइडिया है और कैरोलाइन की खुशी के लिए तू ये सब बातें मान रहा है। और तभी हम देखते हैं अब स्टेफन को गुस्सा आता है और बोलता है कि मैंने ये कैरोलाइन के लिए नहीं किया, तेरे लिए किया। बाय द वे ये अलीना जब उठेगी तो ये सब देखेगी उसके जितने भी चाहने वाले लोग हैं वो इस तरह मर चुके हैं, स्लोटर हो चुके हैं, तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और तेरे लिए बेटर ऑप्शन दे रहा हूं मैं। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं बानी मिलने आती है मैट से और मैट उसको देख के बहुत ज्यादा खुश था। और वहीं पर हम देखते हैं बानी नाराज हो जाती है एट द सेम टाइम मैट से और कहती है कि सब क्या हो रहा है टाउन में, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। और ये कहने के बाद मैट बोलता है हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उनसे दूर रहने में भलाई है। और ये कहने के बाद बिल्कुल भी एग्री नहीं होती बट उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। तभी हम देखते हैं मैट एक पैराफेरी के लिए जाता है कि कोई लोग बच नहीं गए हो और वहीं पर हम देखते हैं ऊपर खड़ा था क्लॉक टावर के ऊपर। और ये वही सीन था जो सीजन 6 की एंडिंग में दिखा था जहां पर पूरा टाउन तबाह हो चुका है, एक तरह से सील डाउन हो चुका है और डेमन ये सब देख के बहुत ही ज्यादा नाराज दिखाई दे रहा है। फिर डेमन पहुंच चुका था विटमोर कॉलेज के अंदर और बानी के रूम में अपना सामान रखता है और बानी वहां पर आके बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और ये कहने के बाद बोलते हैं मेरे पास कोई और जगह नहीं है, मेरे कमरे में मेरे घर में कोई और रह रहा है जिनको मैं निकाल भी नहीं सकता हूँ और इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ मुझे भी इस बात पे गुस्सा है बट तुम्हें एक शुक्र मनाना चाहिए कि तुमने मेरी जान बचा दी थी उस ट्रक से, वरना यहाँ पर तुम अकेले होते। और ये कहने का बोलते हैं बानी सॉरी यार तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे उस मोमेंट पे नहीं लगा था बट अब मुझे पता है कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और मैटर करती हो। और तभी बानी बोलती है यार मुझे उनसे बदला लेना है, मुझे मेरा टाउन वापस चाहिए। और ये कहने के बाद हम देखते हैं डेमन के दिमाग में एक शातिर प्लान आया था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वहीं टाउन के अंदर एक बंदा अपना कुछ कचरे में से ढूंढ रहा था, शायद कोई एक बेगर था। तभी हम देखते हैं उसके पास आ जाता है मैल्कम हेरेटिक जो एक हेरेटिक है
और तभी हम देखते हैं उस पर अटैक करके उसको खाने की कोशिश करता है और उसको ब्लड पीने के बाद उसको मार के जमीन पे गिर देता है। तभी हम देखते हैं पीछे से मेलकम के पीछे आके खड़ी हो जाती है बानी, और बानी को देख के बोलता है कि तुम कौन हो, और तब बोलता है कि मैं तो टाउन विच हूं और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी हम देखते हैं बानी अपने मैजिक से उसको एक तरह से गिराने की कोशिश करती है, पर हम देखते हैं कि मेलकम बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और बानी को हाथ लगा के उसका मैजिक एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और ये देखने के बाद बानी बहुत ज्यादा कमजोर पड़ने पड़ती है, बट तभी डेवन पीछे से आता है, उसका दिल निकाल लेता है और मेलकम की वही मौत हो जाती है। और ये देख के बानी खुश थी और डेवन भी बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहा था। फिर हम अगले सीन में स्टेफन और कैरोलाइन को साथ देखते हैं। वहीं पर स्टेफन पूछने लगता है कैरोलाइन से, अगर तुम्हारी मॉम यहाँ पर होती तो हमारे डिसीजन पे खुश होती। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है, हाँ तुम ह्यूमंस की जान बचा रहे हो, वो बहुत ही ज्यादा खुश होती। और ये कहने के बाद बोलता है, फिर तो हम सब कुछ सही कर रहे हैं इसका मतलब। और तभी कैरोलाइन बोलती, तुम्हें पता है एक बात कि मैं अपनी मॉम को भुलाने की कोशिश भी करती और मुझे लगा था टाइम के साथ भूल जाऊंगी, बट थिंक इज वो मेरी मदर है, मैं उन्हें शायद कभी ना भूल पाऊं। और एक तरह से सिचुएशन कितनी खराब हो रखी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड जा चुकी है, मेरी मॉम जा चुकी है और शायद ये चीज मुझे करनी चाहिए। और तभी स्टेफन के पास जाके उसे किस करने लगती है और कुछ ज्यादा ही इंटीमेट हो जाते हैं। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि अलारिक एक हॉस्पिटल एरिया में था जहां पर एक बंदे से मिलता है और बंदा बोलता तुम लेट हो मेरे हिसाब से। और ये कहने को बोलता है, हाँ लेट तो हूं, बट तुम ये पैसे पकड़ो जो तुम्हें चाहिए थे और बॉडी को कोल्ड ही रखो। और ये कहने को बोलता है कि 30 दिन के लिए रख सकते थे, बट तुम्हारी वजह से मुझे इतने लंबे टाइम से उसको रखना पड़ रहा है, बट एट लास्ट उसको एक तरह से डिग्रेड तो होना ही है जमीन में जाते ही। और ये कहने को अलारिक बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मैं उसे जिंदा करने वाला हूं। और ये कहने को बोलता है, जिंदा कैसे कर सकते हो? बोलता है मैं मजाक कर रहा था। और ये कहने को बोलता है कि मुझे बॉडी देखनी है, और तभी वो बंदा जो की बॉडी दिखाने के लिए उसे अंदर लेके जाता है। अब फिर हम अगले सीन में बोगो देखते हैं जो एक हेरेटिक था जिसके गर्दन पे एक निशान था और वो बोल नहीं सकता था। और ये देख के बहुत ज्यादा सैड फील कर रहा था। और तभी हम देखते हैं वहां पर वलेरी आती है और बोलती है तुम्हें एक तरह से हाइड नहीं करना चाहिए, तुम एक सर्वाइवर हो। बट उस मोमेंट पे हम देखते हैं घर के अंदर मैरी और नोरा लेके आती है मेलकम की लाश को। और ये देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं सब लोग और रोने लग जाते हैं कि ये हुआ कैसे। और ये कहने के बाद नोरा बोलती है, काश की ये बात पता ना चले लिली को और वो कैसे रिएक्ट करेगी। और तभी हम देखते हैं लिली वहां आती है और ये देख के रोने लग जाती है और कहती है मेरे बेटे को ये किसने किया और ये किसने किया है। और ये कहने उससे गले लगा लेती है और बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है। और ये देख के पता चलता है वो अपने असली बच्चों को इतना प्यार नहीं करती जितना इस हेरेटिक ग्रुप को करती है, और बोलती है किसने किया मुझे पता करना है। और ये कहने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिखती है। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं कैरोलाइन अलीना के लिए डायरी एंट्रीज लिख रही थी और वहीं पर एकदम एंजो आ जाता है और बोलता है ये सब लिखना क्या जरूरी है तुम्हारे लिए। और तभी कैरोलाइन बोलती है प्लीज एक स्टॉकर की तरह बिहेव मत करो, मुझे मेरे काम करने दो, और तुम यहाँ पर आए क्यों हो। और ये कहने के बाद बोलता है कि मुझे आना पड़ा क्योंकि एकदम न्यूज मिली है कि मेलकम मर गया जो एक हेरेटिक था और वो लिली का वन ऑफ द फेवरेट था और सबसे बड़ा भी था। और ये कहने के बाद बोलते हैं इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। तभी एंजो बोलता है बट ये लेटेस्ट न्यूज है और शायद मुझे साइड चूज करनी पड़े। और ये कहने को बोलता है तो मैंने कर ली चूज। और तभी हम देखते हैं वो कैरोलाइन को इंजेक्शन मारता है ब्रिवेन का और बोलता है हाँ मैंने चूज कर ली और मैंने लिली की साइड चुनी है। और ये करने के बाद वो कैरोलाइन को किडनैप करके वहां से ले जाता है। फिर हम अगला सीन देखते हैं 3 साल बाद का, जहां पर हम देखते हैं कि जैसा हमने पहले सीन में देखा था कि एकदम डेमन उठता है और बोलता है कि मुझे यहाँ पर क्यों जगाया तुमने। और तभी हम देखते हैं कि स्टेफन बोलता है वो वापस आ चुकी है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं उनपे कोई एरो फायर करने लगता है और तभी हम देखते हैं छुपते छुपते पीछे चले जाते हैं उस गोडाउन के। और वहां पर हम देखते हैं कि डेमन बोलते हैं मैंने तुम्हें कहा था ना अलीना के आने पे जगाना, बट ये कहां से आ गई है, मुझे लगा ये चली गई थी। और तभी हम देखते हैं कि स्टेफन अपना घाव दिखाता है और बोलता है ये फिर से वापस आ गया था, मतलब वो मेरे आसपास ही थी मुझे पता नहीं चला और शायद हमको यहाँ से और भागना होगा। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली जब तक वो तुम्हें मार ना दे। और ये कहने के बाद दोनों वहां से भागने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा डरे होते हैं। तो गाइस सबसे बड़ा डाउट यहाँ पर एपिसोड एंडिंग में पता चलता है कि ये कौन है जिससे दोनों भाई डर के भागने लग रहे हैं। और सबसे बड़ा डाउट कि अब क्या करेगी लिली, कि अपने दोनों बेटों को मार देगी मेलकम के लिए और या फिर सब लोगों को मार देगी जो भी टाउन में अभी बचे हुए हैं उन सबको भी। और ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। और अलीना कब उठने वाली है ये भी क्वेश्चन अगले एपिसोड में रिवील होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मिलता है अगले एपिसोड में। टेक केयर, बाय बाय, टाटा एंड सायोनारा।